नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो जूलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम एक्सक्रीशन सिस्टम और हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, जो कि FCI AGM टेक्निकल 3 के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई एक्सक्रीशन या उत्सर्जन क्या होता है। एक्सक्रीशन या उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। देखो, जब हम बहुत सारी चीज़ खाते हैं पीते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती हैं, उपापचय क्रियाएं चलती हैं, तो उनके चलने के रिजल्ट में हमारे शरीर के अंदर कुछ टॉक्सिक कंपोनेंट बनते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजिनस टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको बाहर निकालना, जो शरीर के अंदर नाइट्रोजिनस टॉक्सिक कंपाउंड्स बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, उनसे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। देखो समझने की बात कर, एनिमल एक्यूमुलेट्स अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा, आइदर बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाय द मीन्स लाइक एक्सेस इनगेशन। ये तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से इकट्ठे होते हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज बन जाए। दिस सब्सटेंस हैव टू रिमूव टोटली और पार्सली। इन सब्सटेंस को शरीर से बाहर निकालना, या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से, पार्सली उनको बाहर निकालना। तो डेफिनेशन क्या होती है एक्सक्रीशन की, रिमूवल ऑफ मैनली नाइट्रोजिनस सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी विच आर एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का जो एंड प्रोडक्ट है नाइट्रोजिनस कंपाउंड, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, उनको शरीर से बाहर निकालना, रिमूव करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन सिस्टम कहलाता है। क्लियर। और दूसरी बात देखो, दूसरी डेफिनेशन है द प्रोसेस विच इज कंसर्न विद द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस बेस्ट मटेरियल, एग्जाम्पल यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, अमोनिया, साल्ट, एक्सेस वाटर, क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। क्लियर। ये सारी चीज को हम नाइट्रोजन, एक सिंपल अगर आपको एक वर्ड में बताऊं तो मैं, शरीर से, बॉडी से नाइट्रोजिनस बेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म होती है होम्योस्टेटिस। क्या होता है, ठीक है। देखो होम्योस्टेटिस का मतलब होता है, जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, कितना है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर बाहर का टेम्परेचर अगर कम भी हो जाए, क्या बाहर अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर भाई 10 डिग्री 15 डिग्री हो गया, क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऐसा होता है क्या, नहीं। तो हमारी बॉडी का तो उतना ही रहता है। अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाता है तब भी हमारी बॉडी का, तो हमारे शरीर के इंटरनल इन्वायरमेंट को, टेम्परेचर को, जो अंदर की कंसंट्रेशन है उसको, मतलब शरीर के आंतरिक वातावरण को, इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बना के रखना, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टेटिस। मेंटेनेंस ऑफ द स्टेटिस्टिस, वाल्टर कैनन ने बोला कि भाई हमारी कंडीशन को मेंटेन करके एक कांस्टेंट बना के रखना, शरीर की इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट कर रखना, ठीक है, एक नियत बना के रखना, उसे क्या बोलते हैं, होम्योस्टेटिस। होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म आर द इम्पोर्टेंट फॉर द नॉर्मल लाइफ एज दे मेंटेन कंडीशन विद इन द रेंज विच आर एनिमल्स मेटाबॉलिक प्रोसेस। कहना कर मतलब भाई हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग, हमारे शरीर का तापमान अलग है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, तो जो शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती हैं उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को चलने के लिए जैसी कंडीशन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड होती है उन सभी को मेंटेन करके रखना। जैसे हमारे शरीर के एंजाइम है, वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो उतना तापमान चाहिए, उतना टेम्परेचर चाहिए। कोई दूसरा है, ठीक है, आप कैटल देखोगे, बफेलो देखोगे, है ना, हैन देखोगे, भेड़ बकरी है, उन सबका बॉडी टेम्परेचर डिफरेंस होता। क्यों? क्योंकि उनको अपने शरीर के अकॉर्डिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रन करना, चलाना है। तो शरीर के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट पर रखना होम्योस्टेटिस कहते हैं। मतलब ऑस्मो रेगुलेशन, वो भी शरीर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बनाए रखना, ऑस्मो रेगुलेशन होता है। द रेगुलेशन ऑफ द सोल्यूट मूवमेंट एंड वाटर मूवमेंट विच फॉलो द सोल्यूट बाय इज कॉल्ड द ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब शरीर के अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, जैसे ब्लड के अंदर आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, उसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द साल्ट वाटर कंसंट्रेशन इन स्टेडी स्टेट। देखो ऑस्मो रेगुलेशन के बेसिस पर दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं और एक ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं। दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, दीज एनिमल्स कैन नॉट एक्टिवली कंट्रोल द ऑस्मोटिक कंडीशन ऑफ द देयर बॉडी। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने शरीर की इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बनाकर नहीं रख पाते हैं। मतलब अगर भाई मैं ऐसे हूँ, मैं पानी, समुद्र के पानी में नहाने जाता हूँ, सपोज, है ना, कि कोई भी एनिमल है, ऑर्गेनिज्म, इंसान है, कि भाई ये जो है उसके शरीर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो भी है, ठीक है ना, ये व्यक्ति क्या करता है, समुद्र के पानी में नहाने जाता है। आप घूमने गए गोवा, आप नहाने गए,
तो क्या आपके शरीर की ब्लड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो बाहर समुद्र का पानी है उसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के बराबर हो चेंज होगी? नहीं। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने शरीर के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बना के नहीं, मतलब कि बाहर जैसे एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनके शरीर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, मतलब बाहर पानी की जो भी होगी, बाहर जो पानी से मछली है, ठीक है, समझ रहे हो आपको, जो एनिमल्स अधिकतर पानी में रहते हैं वो क्या करते हैं, पानी के अकॉर्डिंग जैसा पानी का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बना लेते हैं। अगर पानी की कम होगी तो उनके शरीर की भी कम हो जाएगी। तो अपने शरीर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन ना कर पाना मीन्स अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होना। जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होगा सराउंडिंग इन्वायरमेंट में तो उनकी बॉडी के अंदर भी बदलाव होगा, उसे बोलते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। क्लियर? इंस्टीट्यूट ऑफ दिस दे चेंज और अडेप्ट द ऑस्मोलरिटी, लिखा है ऑस्मोलरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स अकॉर्डिंग टू ऑस्मोलरिटी ऑफ द सराउंडिंग मटेरियल। लिखा है कि जो सराउंडिंग मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम के अकॉर्डिंग भाई बाहर का जो पानी है तो जिसकी जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बाहर के पानी की उसके अकॉर्डिंग ही अपने शरीर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बनाए रख लेना। मतलब ऐसा नहीं कांस्टेंट नहीं होगा कि बाहर कुछ भी हो, नहीं, उसके अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। एग्जांपल ऑल मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स एंड सम फिशेज, फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स, तो जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उसी के अंदर एग्जांपल होंगे। और दूसरे होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं, जो अपने शरीर के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट, जैसे हमें आप समुद्र में नहाओ, तालाब में नहाओ, नदी में नहाओ, नहाने के बाद क्या हमारे शरीर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बदलेगी? नहीं, बाहर का कुछ भी रहे लेकिन हमारे शरीर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है। These animals maintain in the internal osmolality of different from the surrounding medium in which they are inhabit। मतलब भाई जिस मीडियम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहता है उस मीडियम के अंदर उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑस्मोलैरिटी को नहीं बदलता, ये शरीर के इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को बनाए रखता है, कांस्टेंट रखता है। ऑस्मो रेगुलेटर एनिमल मस्ट बी आइदर एलिमिनेट एक्सेस वाटर इफ दे आर हाइपोटोनिक मीडियम्स और दे आर कंटिन्यूअस टेक बाय द टू द कंपोनेंट कंटिन्यूअस टेक इनटू द वाटर कंपोजिट फ्रॉम द वाटर लॉस इफ दे आर हाइपरटोनिक मीडियम। देखो अगर हो सकता है कि वो हाइपरटोनिक पटक दिया उसको तो उसके शरीर से बाहर पानी दे सकता है, तो लगातार पानी अंदर लेगा। हाइपोटोनिक में रखा है तो उसके शरीर को उसको बाहर पानी छोड़ना है, मतलब उसके शरीर को इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बना के उसको रखना है। तो वो जैसे ही काम करेगा, अगर हाइपरटोनिक में रखा है तो उसके शरीर से बाहर ज़्यादा पानी लॉस हो सकता है, तो पानी को पिएगा वो ताकि शरीर का पानी मेंटेन रहे। अगर हाइपो में रखा है तो शरीर में अंदर पानी ज़्यादा आएगा तो निकालने की ज़्यादा करेगा, भाई निकाले, ताकि इंटरनल वाटर बैलेंस बना रहे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, आंतरिक वातावरण को कांस्टेंट रखते हैं, बदलते नहीं है उनका, उन्हें ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। एग्जांपल ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट हैगफिशेस को छोड़कर। चलिए अब एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी मैटर आर डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, अधिकतर एग्जाम्स में यही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? देखो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें हम अमोनोटैलिक कहते हैं, जो यूरिया का करते हैं उन्हें यूरियोटैलिक कहते हैं, और जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें हम यूरिकोटैलिक कहते हैं। क्लियर? तो 3 प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऐसे अमोनोटैलिक जो अपने शरीर से अमोनिया का एक्सक्रीशन करेंगे उन्हें अमोनोटैलिक, जो यूरियो किसका करते हैं, यूरिया का, उन्हें यूरियोटैलिक कहते हैं। जो यूरिक एसिड का करते हैं उन्हें हम यूरिक, ठीक है, यूरिकोटैलिक कहते हैं। जो यूरिक एसिड का करते हैं उन्हें हम यूरिकोटैलिक कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। देखो इन तीनों में सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है अमोनिया, हाईली टॉक्सिक होती है अमोनिया। तो अमोनिया को शरीर से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन होती है? अमोनिया होती है। तो अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक मात्रा में क्या चाहिए? तो अधिक मात्रा में आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट वो है ना वेरी हाई, वेरी लार्ज चाहिए, ठीक है, लेस देन अमोनिया। और सबसे कम पानी किसको चाहिए? यूरिक एसिड को, ठीक है, सबसे कम पानी किसको चाहिए? यूरिक एसिड को निकालने के लिए, क्योंकि सबसे कम हार्मफुल होता है। मैकेनिज्म ऑफ एस्पिरेशन अमोनिया को शरीर से निकालने के लिए तो बॉडी सरफेस से बाहर निकाला जाता है। भाई जो मैराइन एनिमल्स होते हैं तो अमोनिया कौन रिलीज करता है? अमोनिया का एस्पिरेशन कौन करता है? जो समुद्र में रहते हैं, मैराइन होते हैं, तो उनके पास पानी की कोई कमी नहीं होती, तो वो पानी की सरफेस है ना, उनकी बॉडी की सरफेस से अमोनिया को वाटर में सोल्यूबल होती है। अमोनिया जो होगी क्या होगी? वाटर के अंदर सोल्यूबल होगी, तो उनकी शरीर से अमोनिया क्या है? बाहर निकल जाएगी। ऐसे अमोनिया क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। क्लियर? तो मैकेनिज्म ऑफ एस्पिरेशन बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस, देखा है, बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू गिल्स सरफेस इन फिश एज द अमोनिया माइन, तो अमोनिया माइन के थ्रू बाहर निकल जाएगी। यूरिया को निकालने के लिए एज कम्पेयर टू यहाँ से क्या होता है? कम पानी चाहिए। तो ये क्या होता है? यूरिया जो होता है, यहाँ पर देखो यूरिया जो है अमोनिया बनती है, हमारे शरीर में भी अमोनिया बनता है, उसको लीवर के द्वारा यूरिया में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ किडनी से बाहर निकल जाता है।
अमोनिया प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर एंड रिलीज इनटू द ब्लड। तो ब्लड में आ जाएगा यूरिया, यूरिया का फिर फिल्ट्रेशन होगा, किडनी उसको छान देगी और यूरिन से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, यूरिक एसिड जो होता है, देखो ये पक्षी जो होते हैं ना, बर्ड से, रेप्टाइल से, पैलेट फॉर्म है, ऐसे पोटी होती है पतली पतली इनकी, इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट के फॉर्म में उनको बाहर निकाला जाता है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो डेंजर होता है, टॉक्सिसिटी होती है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी किसकी होती है? अमोनिया की। तो सबसे ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होता है, हाईएस्ट, लेस देन अमोनिया, याद रखना, लेस देन अमोनिया, और सबसे लीस्ट होता है। अब भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, अमोनिया का एक्सक्रीशन कौन करता है? अमोनिया का एक्सक्रीशन कौन करता है? तो आंसर है, याद रखना, जितने भी ना समुद्री मैराइन एनिमल्स होते हैं, जैसे, ठीक है, याद करो, टेल मैनी बोनी फिशेस हैं, एक्वाटिक इंसेक्ट हैं, एक्वाटिक एम्फीबिया है, जो पानी के अंदर रहते हैं। यूरिया का कौन करता है? तो जितने भी मैमल्स होते हैं, मैराइन फिशेस हैं, ठीक है, एम्फीबिया, फ्रॉग जो होता है वो ही करता है। इसके बाद यूरिक एसिड का वर्ड्स हैं, इंसेक्ट है, ठीक है। इंसेक्ट कौन से इंसेक्ट? जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट होते हैं, याद रखना, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट होते हैं कि नहीं, वो लैंड स्नेल है, मैनी रेप्टाइल्स है, तो वर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स है, इंसेक्ट हैं, ये सब किसका करते हैं? यूरिक एसिड का करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो यूरिया जो होता है ना, यूरिया इज प्रोड्यूस इन द लीवर विद, है ना, बाय यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल। देखो हमारे शरीर में क्या बनती है? अमोनिया, ठीक है, हमारे शरीर में क्या बनती है? अमोनिया बनती है। इस अमोनिया को CO2 से रिएक्शन करने के बाद लीवर जो होता है ना, लीवर, ऑर्निथिन साइकिल, कौन सी साइकिल? ऑर्निथिन साइकिल, याद रखना, विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल से किस में? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। किस में बदल देता है? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे लीवर क्या करता है? ऑर्निथिन साइकिल चलाता है, अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यही लिखा है यहाँ पर। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, देखो हमारे अंदर क्या है? किडनी है, एक्सक्रीट। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं? देखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। जैसे आपसे पूछेंगे कि भैया प्रोटोनेफ्रिडिया किसके अंदर पाया जाता है? फ्लैम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है? प्लेटी हेलमंथीज का होता है, रोटीफर्स का होता है ना। इसके बाद सम एनिलिड्स का होता है। नेफ्रिडिया किसका होता है? अर्थवर्म का होता है। मालपीजियन ट्यूब्स किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? तो आपको पता है इंसेक्ट का है, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट है, कॉकरोच है। ग्रीन ग्लैंड और एंटीनियर ग्लैंड किसका होता है? क्रस्टेशियन, प्रॉन, झींगा का होता है। ठीक है, किडनी किसका होता है? तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सबका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होता है? किडनी। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी है। क्या है? किडनी है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किसके बारे में बात करेंगे हम? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या है भाई? किडनी होती है। देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या मिलेगा आपको? ए पेयर ऑफ किडनी। क्या मिलेगी आपको? पेयर ऑफ किडनी। ये है पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, ए पेयर ऑफ यूरेटर, यहाँ से देखो ये है यूरेटर। ठीक है, ए यूरिनरी ब्लैडर, क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है। और क्या मिलेगा? यूरेथ्रा, ये यहाँ पर यूरेथ्रा है ये। ठीक है, ये यूरेथ्रा है। तो ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझना हो, है ना। अब लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, देखो किडनी होती कहाँ है? हमारी ये रीढ़ की हड्डी है, बैक साइड में। देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मैमेलियन किडनी आर विन शेप्ड। याद रखना कैसी होती है? विन शेप्ड होती है। एंड रेडिश ब्राउन कलर्ड विद टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग द रीनल कैप्सूल। देखो किडनी के चारों तरफ ये जो है ना, ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है चारों तरफ, उसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? रीनल कैप्सूल। याद रखना क्या बोलेंगे उसे हम? रीनल कैप्सूल कहते हैं। किडनी के चारों ओर जो होता है। ठीक है, किडनी आर लोकेटेड लेटरली ऑन आइदर साइड। किडनी होती कहाँ है? तो लेटरली पीछे की तरफ है ना, आइदर साइड। यहाँ पर देखिए ये किडनी है और ये किडनी है। आइदर लेटरल साइड, वर्टिकल कॉलम लेवल्स बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर। जो हमारी इधर वर्टिकल कॉलम में क्या होती है? हमारी बोन्स होती है ना, यहाँ पर अलग अलग जो बोन्स होती है, तो लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर के बीच में होगी, क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैनाल। यहाँ पर देखो ये, तो ये आप देख रहे होंगे ये हमारी क्या है? वर्टिकल कॉलम है। तो यहाँ पर लास्ट थोरेसिक, यहाँ पर टीथ लास्ट थोरेसिक है, और थर्ड लंबर, ठीक है, लंबर के बीच में क्या पाई जाती है? किडनी होते हैं इन ह्यूमन। ठीक है, राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट। याद रखो यहाँ पर देखो ये हमारी लोअर है ना, लेफ्ट हैंड किडनी है, तो लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर होती है और राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली जो किडनी है, ये वाली ये थोड़ी ऊपर है और ये वाली किडनी थोड़ी नीचे। तो राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है ना, राइट किडनी क्या होती है? स्लाइटली है ना, नीचे की तरफ होती है। और लेफ्ट किडनी जो होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर की तरफ होती है ये। चलिए ये किडनी हो गई। अब देखो
किडनी, डोर्सल सरफेस ऑफ द किडनी अटैच टू द डोर्सल एब्डोमिनल वॉल। भाई आगे की जो है ना ये वाली जो सरफेस है ये हमारी इधर चिपकी हुई है ना, ऐसा तो नहीं कि खिसक जाती होगी, फिक्स है ना एक जगह, यहाँ पर फिक्स्ड है। ऐसा तो नहीं कि अपन भाग रहे हैं किडनी चली गई नीचे उसको ऊपर रख रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, फिक्स है, ठीक है ना। तो फिक्स है, किससे अटैच है, हमारी एब्डोमिनल वॉल है ना, ये वाली वॉल इससे अटैच है। तो डोर्सल सरफेस ऑफ द किडनी अटैच टू द डोर्सल एब्डोमिनल वॉल, सो ओनली द वेंट्रल सरफेस इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। वेंट्रल सरफेस जो पेरिटोनियम से कवर होती है, तो इस प्रकार की किडनी को हम क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल किडनी कहते हैं। ये तो याद, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, हमारी जो किडनी होती है ना, ईच किडनी मेजर 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है। ये जो लंबाई है 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर है। थिकनेस है ना, चौड़ाई जो होती है 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर होती है, और 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर मोटी होती है, ठीक है। 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर लंबी है, 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, 2 से लेकर 3 थिकनेस मोटी होती है, और उसका जो वजन होता है 120 से लेकर 170 ग्राम होता है एडल्ट में, 120 से लेकर 170 ग्राम। लेटरल सरफेस ऑफ किडनी आर कॉन्वेक्स, ठीक है, यहाँ पर देखो ये कॉन्वेक्स है, लेटरल सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स होती है, और ये है ना मीडियल सरफेस ये वाली क्या होती है, तो आंसर कैसी होती है, कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स होती है। यहाँ पर ये वाली जो सरफेस आपको नजर आ रही है क्या है, कॉन्वेक्स ये, और ये क्या है, कॉनकेव होती है। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम, अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होता है, इस वाली सरफेस को है ना हाइलम बोलते हैं, है ना, ये वाली जो सरफेस है ना ये, यहाँ से क्या हो रहा है, देखो यहाँ से ब्लड अंदर जाएगा, ये सुनो, फिर ब्लड बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो रीनल वेन, रीनल आर्टरी, बिल्कुल देखो रीनल वेन जो ब्लू कलर की है यहाँ पर जा रही होंगी, ब्लू कलर की रीनल वेन है जो ब्लड को वापस लेकर आती है। रीनल आर्टरी जिनके थ्रू किया जाएगा, ब्लड जाएगा। तो यहाँ से जो आर्टरी से अंदर जाती है ना, धमनी और सरा आर्टरी, इस जगह को, इस रीजन को क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं हाइलम। इस रीजन को क्या बोलते हैं, हाइलम। ये वाला जो रीजन नजर आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, देखो हाइलम कहते हैं, ठीक है। जहाँ से ये अंदर घुसेंगी, यहाँ पर ये हमारी जो है कौन अंदर जाएगा, रीनल आर्टरी अंदर जाएगी, रीनल वेल बाहर आएगी, और बाहर कौन आएगा, और वहाँ यूरेटर आएगा, उधर से यूरिन। भाई इधर क्या हो रहा है, इधर ब्लड जा रहा है अंदर, देखो क्या हो रहा है, ब्लड अंदर जा रहा है, अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है, छन्ना है, ठीक है, उसमें यूरिया है ना, यूरिया को छानने के बाद अलग कर देंगे, फिर क्या यूरिन बन गई। अब यूरिन बाहर निकलेगी अलग से, यूरिन बाहर निकल गई इधर से, है ना, यूरिन बाहर निकल गई इधर से, यूरेटर ये आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। चलिए, तो इसी को बोलते हैं अपन हाइलम। ऑन द कॉनकेव मार्जिन्स ऑफ द किडनी लॉन्गिट्यूडिनल ओपनिंग इट इज कॉल्ड द हाइलम, कॉनकेव, ठीक है, मतलब हाइलम रेडियस प्रेजेंट थ्रू दिस रीनल आर्टरी, ठीक है, रीनल नर्व एंटर। भाई रीनल वेन, जो रीनल आर्टरी अंदर जाती है, रीनल वेन अंदर जाती है, जबकि रीनल है ना, कौन कौन अंदर जाता है, आर्टरी और रीनल नर्व जबकि अंदर जाते हैं, जबकि रीनल वेन जो होता है और यूरेटर बाहर आते हैं। अंदर कौन जा रहा है, आर्टरी अंदर जा रही है, नर्व्स अंदर जा रही है, बाहर कौन आ रहा है, वेन बाहर आ रही है, और कौन बाहर आ रहा है, तो आंसर यूरेटर बाहर आती है। हाइलम लीड्स टू द फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस। ये जो हाइलम होता है ना, ये वाला रीनल पेल्विस कहते हैं। यहाँ पर जो फनल शेप्ड स्पेस दिख रहा होगा आपको, ये है रीनल पेल्विस। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना, रीनल पेल्विस है ये वाला जो क्षेत्र आपको है ना, ये वाला ये फनल शेप्ड, ये क्या, रीनल पेल्विस है ना, ये क्या, रीनल पेल्विस। चलिए क्या बोलते हैं इसको, हम रीनल पेल्विस कहते हैं। क्लियर। अब देखो, किडनी टिश्यू सराउंडिंग द पेल्विस इज अरेंज्ड इनटू द आउटर रीनल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। जो किडनी का बाहर वाला भाग होता है ना, इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। आउटर वाले भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, ठीक है। आप देख रहे होंगे आउटर वाले भाग को है ना, ये कॉर्टेक्स है, यहाँ पर लेकर देखो ये कॉर्टेक्स क्या है, कॉर्टेक्स है ना, आउटर वाला। और अंदर वाला ये क्या है, मेडुला है। आप देख रहे होंगे ये क्या है भाई, मेडुला। और जो बाहर की तरफ आपको नजर आ रहा है ये क्या है, कॉर्टेक्स। तो आउटर पार्ट क्या रहता है, कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट क्या होता है, मेडुला। इनर पार्ट क्या होता है, मेडुला होता है। क्लियर। चलिए, कॉर्टेक्स समझ में आ गया, मेडुला समझ में आ गया। द रीनल मेडुला, अब जो मेडुला पार्ट होता है ना, फॉर्म्स, ठीक है, कॉनिकल पिरामिड स्ट्रक्चर मासेस विच प्रोजेक्टेड इनटू द रीनल पेल्विस, दीज आर कॉल्ड द मेडुलरी पिरामिड्स। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो मेडुला वाले पार्ट्स में कुछ पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। कैसे, आप देखो यहाँ पर गौर से देखिए, ये वाले कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है, येलो पेन से देखिए, यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर ये देखो पिरामिड शेप नजर आ रहे हैं। ये सुन लो, यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं, ये ठीक है, पिरामिड जैसे ये नजर आ रहे हैं, ये ठीक है। ये इन्हें क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। इन्हें क्या बोलेंगे, मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स इन्हें कहते हैं। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, कॉनिकल मेडुलरी पिरामिड्स उन्हें कहा जाता है। ठीक है, जो कि कहाँ होता है, रीनल पेल्विस, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड्स और रीनल पिरामिड्स 8 से लेकर 12 होते हैं ह्यूमन। भाई 1 पिरामिड्स,
ठीक है, प्रेजेंट इन द रैबिट, रैबिट की किडनी में एक होता है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा रीनल पिरामिड क्या है। तो रीनल आर्टरी अंदर जाती है, रीनल वैन अंदर जाती है, ठीक है। बाहर कौन आता है? रीनल वैन आती है, यूरेटर बाहर आती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर है, ठीक, आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे आपको ये वाला, ये ठीक है, रीनल पिरामिड लगा है कि नहीं, ये देखो रीनल पिरामिड है यहाँ पर ये। चलिए अब आगे पढ़ते हैं अपन। यहाँ पर देखो ये बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, ये फनल शेप्ड स्पेस है जिसको हम पेल्विस कहते हैं। ये जो फनल शेप्ड स्पेस दिख रहा है आपको, इसको हम पेल्विस कहते हैं। ये पेल्विस है, रीनल वैन बाहर है, रीनल आर्टरी है, ठीक है। ये वाला देखो रीनल कॉलम, ये देखो ये है रीनल कॉलम, ये नजर आ रहा होगा, और ये वर्टिब्रल कॉलम है ये। अब देखो द कोर्टेक्स एक्सटेंड इनटू बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स और रीनल कॉलम्स और कॉलम बॉडी। ये जो है ना, ये जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है, अब देखिए जो कोर्टेक्स वाला पार्ट नजर आ रहा है, ये कोर्टेक्स वाला पार्ट बीच बीच में ऐसे होता है। देखो ये कोर्टेक्स वाला पार्ट क्या होता है, इन पिरामिड्स के बीच में है ये। अब देखो ये कोर्टेक्स वाला पार्ट बीच में है, या सुनो, ये कोर्टेक्स वाला पार्ट आपको बीच में नजर आ रहा होगा, ये कोर्टेक्स वाला पार्ट आपको ये, ठीक है। ये देखो कोर्टेक्स वाला मेडुलरी रिज के बीच में होता है, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं यार रीनल कॉलम्स। देखो ये क्या है, रीनल कॉलम्स, ठीक है, या कॉलम्स ऑफ वर्टिनी, इन्हें रीनल कॉलम्स या कॉलम्स ऑफ वर्टिनी कहते हैं। क्या बोलता है, रीनल कॉलम्स या कॉलम्स ऑफ वर्टिनी कहा जाता है। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन। देखो एक्चुअली नेफ्रॉन होता है किडनी के अंदर जो है ना, यहाँ पर क्या पाया जाता है, इनके अंदर जो मेडुलरी पिरामिड है ना, यहाँ पर क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, नेफ्रॉन होता है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है, नेफ्रॉन होगा, ठीक है। क्या होता है, नेफ्रॉन, ठीक है ना। तो ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेफ्रॉन विच आर फंक्शनल यूनिट। ये क्या होती है, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। याद रखना क्या होती है, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। दीज नेफ्रॉन्स आर अरेंज्ड, ठीक है, नेफ्रॉन्स होंगे तो ये किडनी की फंक्शनल यूनिट है। दीज नेफ्रॉन्स आर अरेंज्ड इन रेडिएटिंग फैशन विद द रीनल पिरामिड, पिरामिड के अंदर है। यूरिन प्रोड्यूस बाय ईच नेफ्रॉन एम्प्टीज इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन से क्या होगा, यूरिन बनेगा नेफ्रॉन में, तो कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। द कलेक्टिंग डक्ट पासेस थ्रू द पेपिला इनटू द रीनल कैलेक्स, ठीक है। रीनल कैलेक्स वाला पार्ट देखिए यहाँ पर है, ठीक है, आप देख रहे होंगे कैलेक्स ये वाला, ठीक है। यहाँ से है ना यूरिन, देखो यूरिन यहाँ बनेगा भाई, यहाँ पर क्या है, नेफ्रॉन है ना, यहाँ पर क्या है, नेफ्रॉन है, यहाँ तो यूरिन बनेगा, यहाँ कलेक्टिंग डक्ट इससे बाहर आ जाएगा, फिर यूरेटर के थ्रू बाहर आ जाएगा, यूरेटर के थ्रू क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ना। यहाँ से यहाँ पर यूरिन बनेगा, बनने के बाद इनके अंदर ये है ना, यहाँ पर यूरिन बनेगा, बनने के बाद कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ यहाँ से यूरिन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये यूरेटर है, ठीक है ना। ये चलिए तो आपको समझ आ रहा होगा ये, ठीक है। कैलेक्स मतलब ये है ना, कलेक्टिंग डक्ट पासेस थ्रू द पेपिला इनटू रीनल कैलेक्स। दिस है ना एरियल जो है कैलेक्स ड्रेन यूरिन द सेंट्रल कैविटी ऑफ रीनल पेल्विस। तो क्या होगा, यूरिन वहाँ से इकट्ठा हुआ कहाँ आ जाएगा, तो सेंट्रल वाली जो रीनल पेल्विस वाले पार्ट था बीच में, वो वहाँ से इकट्ठा यूरेटर से होते बाहर निकल जाएगा। कुल मिला के यूरिन बनना है नेफ्रॉन के अंदर, वहाँ से बाहर आ जाएगा। अब पोस्ट रीनल यूरेटरी, देखो ये किडनी है, किडनी से यूरिन बन के यहाँ से बाहर आया, किडनी से यहाँ से यूरिन बन के बाहर आ गया, ठीक है ना। यहाँ से यूरिन बना और यूरिन बन के यूरेटर से क्या आ गया, बाहर। तो यूरेटर, ये यूरेटर है दोनों, ये वाली डक्ट और ये वाली, एक इधर किडनी से, एक इधर किडनी, एक इधर किडनी, दोनों तरफ से। यूरिन पासेस थ्रू द, ठीक है, पाइप्स इनटू द यूरेटर, ठीक है। बोथ द यूरेटर ओपन थ्रू द, है ना, सेपरेट ओब्लिक ओपनिंग इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। देखो दोनों यूरेटर कहाँ भाई, दोनों यूरेटर इधर से आएगी, ये भी कहाँ जा रही, यूरिनरी ब्लैडर में, ये भी कहाँ जा रही, यूरिनरी ब्लैडर में इंटर होती है। द ओब्लिक ऑफ द ओपनिंग प्रिवेंट द बैकवर्ड, है ना, इस प्रकार से है ना जुड़ी होती है, ताकि यूरिन जो है एक बार यहाँ तो आ जाएगा, यूरिन यहाँ तो स्टोर हो जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ता वापस, है ना, यूरेटर से। अब यूरिनरी ब्लैडर, भाई ये है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर हमारी यूरिन स्टोर होती है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो इसमें क्या होता है, एक्सपांसन की कैपेसिटी होती है, इसमें क्या होती है, एक्सपांसन की कैपेसिटी होती है, याद रखना। देखो एक्सटर्नली द ब्लैडर इज लाइंड बाय द, बाहर की तरफ डिस्ट्रैक्टर मसल्स, इट इज इनवॉलंटरी इन नेचर, इन्वॉल्व, जबकि इंटरनली द ब्लैडर इज द लाइन बाय ट्रांसिशनल एपिथेलियम और यूरोथेलियम। याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिस एपिथेलियम हैज ग्रेट कैपेसिटी टू एक्सपांड फॉर द large volume of urine can be stored opening of the urinary bladder controlled by the sphincters made of the cellular muscles। देखो क्या होता है, अंदर की तरफ क्या होता है, याद रखना कौन सा एपिथेलियम, यूरोथेलियम होता है ट्रांसिशनल, जिसमें क्या होती है, फैलने की क्षमता, मतलब अगर आपको कहीं जगह नहीं मिली, आपको टॉयलेट, तो आप स्टोर करके रख सकते हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, अलग अलग व्यक्तियों की कैपेसिटी अलग अलग होती है।
तो है ना, ये यूरेटर में क्या होता है, एक इंस्पेक्टर मोड होता है, मतलब इस प्रकार से स्विच टाइप का कि भाई जब आपको जगह मिल जाती है, टॉयलेट मिल गई, आपको आराम से जाके क्या कर सकते हैं, मिस्चुरेशन, यूरिन को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इन ह्यूमन टू, देखो टू इंस्पेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द इनर और इंटरनल इंस्पेक्टर, जो कि इनवॉलंटरी मसल्स होता है, आउटर जो होता है एक्सटर्नल, मतलब यूरेटर जो है ना, यूरेटर इसमें एक ऐसा स्प्रिंग टाइप समझिए, स्प्रिंग लगी हुई है ना, तो अंदर वाली इंटरनल क्या होती है, इनवॉलंटरी, मतलब हमारे हाथ में नहीं होती, बाहर वाली को कंट्रोल करना हमारे हाथ में होता है। दी नॉर्मली रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड एंड ड्यूरिंग द मिक्सचुरेशन, जब हम यूरिन को शरीर से बाहर निकालते हैं ना, टॉयलेट करते हैं, लघु शंका करते हैं, तो इनको दोनों को है ना ओपन कर दिया जाता है। अंदर वाली तो ओपन ऑटोमेटिक हो जाती है, बाहर वाली को हम ओपन कर देते हैं, ठीक है, जिससे यूरिन बाहर रिलीज हो जाती है। तो यूरिन को बाहर रिलीज करना क्या कहलाता है, मिक्सचुरेशन कहलाता है, टॉयलेट करना, पेशाब करना हिंदी में कहते हैं इसको। तो यूरेथ्रा, अब यूरेथ्रा क्या है, जिस मार्ग से, जिस पाथवे से यूरिन बाहर निकलती है, यूरेथ्रा कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर ओपन इनटू द मेम्ब्रेनस कोल्ड रेटिकुलम द यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर ओपन इनटू द मेम्ब्रेनस डक्ट रेटिकुलम यूरेथ्रा। भाई यूरिन जहाँ इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होने के बाद यहाँ से बाहर आ गया, ठीक है। तो यूरेथ्रा लीड्स एंड ऑफ द पेनिस, भाई पेनिस के थ्रू आता है। यूरेथ्रा लीड्स टू एंड ऑफ द पेनिस इन मेल्स एंड इनटू द बल्वा इन द फीमेल, फीमेल में बल्वा रीजन होता है। मेल्स यूरेथ्रा हैज द 3 पार्ट्स, ठीक है, ठीक है, फीमेल मेल्स द यूरेथ्रा हैज द 3 पार्ट्स, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस, ठीक है, इसके बाद कौन सा होता है ना, पेमिलिन्यूथ्रिया, स्पेस रेस्पेक्टली इन द फीमेल्स, बोथ द इंस्पेक्टर आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रा यूरेथ्रा। तो इसको पढ़ने की आवश्यकता, बस फीमेल में बल्बा रीजन होता है, यहाँ होता है, ठीक है। चलिए अब पासेस क्या, देखो क्या पाथवे होता है, कौन सा पाथवे होता है जिसके थ्रू यूरिन बाहर निकलती है। देखो नेफ्रॉन में बना, बिल्कुल नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट में, पेपिला, रीनल कैलेक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से जो है यूरिन बाहर निकल जाता है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं मिक्सचुरेशन की। मिक्सचुरेशन मतलब शरीर से मूत्र को त्यागने की प्रक्रिया को हम मिक्सचुरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, इट इज कॉल्ड द मिक्सचुरेशन एंड न्यूरल मैकेनिज्म, भाई कंट्रोल होता है ब्रेन से, न्यूरल मैकेनिज्म कोजिंग इट इज कॉल्ड द मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। दिस रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड व्हेन इंटर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। देखो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यहाँ पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर्स, है ना। जब ये भर जाता है ना, तो ये रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और ये हमारे ब्रेन को सूचना देते हैं कि भैया आपको टॉयलेट करना है। हमारे ब्रेन में एक सिग्नल जाएगा यहाँ से कि आपको टॉयलेट करना है। गेट स्टंटेड बाय द इंटेंशन क्रिएटेड ड्यू टू द स्ट्रेस होता है। भाई जब ये पानी से भर जाएगा, यूरिन से भर जाएगा, तो ये फैलेगा। जब ये फैलता है ना, यूरिनरी ब्लैडर फैलता है, तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर क्या लगे हैं, सेंसर, एक प्रकार से सेंसर लगे हैं, तो सेंसर एक्टिव हो जाएंगे। भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंसर जो हैं, रिसेप्टर्स एक प्रकार से एक्टिव हो जाते हैं। ब्लैडर एज वेल एज द ब्लैडर ग्रेजुअली फिल्स विद द यूरिन थ्रू इनटू द बाय यूरेटर, तो एक सिग्नल जाता है ब्रेन के अंदर कि आपको है ना यूरिन बाहर छोड़ना है। इन रेस्पॉन्स दिस स्ट्रेस रिसेप्टर विच ऑफ द ब्लैडर सेंड्स सिग्नल टू द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाएगा। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पासेस ऑन द मोटर मैसेज टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स, ठीक है। हमारे जो ब्रेन के अंदर जहाँ से जाएगा, ब्रेन को सिग्नल जाएगा किसके पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन के पास। ब्रेन अब वापस है ना, जो मोटर हमारी जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मोटर, एक मैसेज वापस भेजेगा कि भाई मसल्स को रिलीज कर दिया जाए, इंस्पेक्टर को यूरिन को बाहर छोड़ना है। इनिशिएटेड स्मूथ मसल टू द ब्लैडर एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्शन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर कोजिंग रिलीज ऑफ यूरिन। उधर से वापस इन्फॉर्मेशन आएगी कि मसल्स को रिलीज कर दिया जाए, इंस्पेक्टर है उनको छोड़ दिया जाए, तो यूरिन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से यूरिन बाहर निकलता है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, क्यों भाई यहीं तो यूरिन बनती है ना, यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो यहीं तो होता है, तो यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या क्या सारी चीज़ें वो हम अगली क्लास के अंदर इसमें देखेंगे। चलिए।